हाय स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपका सत्यम क्लासेस प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत करता हूं और सॉल्यूशन को आगे की ओर कंटिन्यू करता हूं। और आज हम लोग सॉल्यूशन में विलयन की नॉर्मलता अर्थात नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन को देखेंगे। विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे? विलयन की नॉर्मलता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो विलयन की नॉर्मलता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आखिर नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये बीकर है और इस बीकर में मैंने 1 लीटर विलयन ले लिया। कितना लीटर विलयन ले लिया स्टूडेंट्स? 1 लीटर विलयन ले लिया। तो स्टूडेंट्स मैंने एक बीकर बनाया और उस बीकर में ले लिया मैंने 1 लीटर विलयन। 1 लीटर विलयन। अब स्टूडेंट्स यदि इस बीकर में मैंने 1 लीटर विलयन ले रखा है तो आप सभी जानते हैं कि इस पर विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो स्टूडेंट्स यदि मैंने इस बीकर में 1 लीटर विलयन लिया है, इसमें क्या क्या होगा? विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो स्टूडेंट्स यदि इस विलयन में विलेय है तो हमें यह बताना है कि इस 1 लीटर विलयन में जो विलेय है अर्थात जो पदार्थ घुला है वो पदार्थ कितना ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। तो पुनः स्टूडेंट्स फिर से रिवर्स करता हूं। मैंने एक बीकर लिया और उस बीकर में 1 लीटर विलयन ले लिया। अब अगर विलयन है तो उसमें विलेय भी होगा, विलायक भी होगा। जो घुला होगा वो विलेय होगा, जिसने घोला होगा वो विलायक होगा। अर्थात स्टूडेंट्स जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। तो 1 लीटर विलयन मैंने लिया तो सिंपल सी बात है, उसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि 1 लीटर विलयन में जो विलेय है, जो विलेय घुला है, जो विलेय उपस्थित है, वह कितना ग्राम तुल्यांक है। इसी को स्टूडेंट्स विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स बस आप इतना बता दीजिए कि 1 लीटर विलयन में जो पदार्थ घुला है, जो पदार्थ विलीन है, जो पदार्थ विलेय है, वह कितना ग्राम तुल्यांक विलेय है। इसी को स्टूडेंट्स विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यदि मैं विलयन की नॉर्मलता को थ्योरेटिकल भाषा में बोलना चाहूं तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, 1 लीटर विलयन में विलीन, 1 लीटर विलयन में विलीन, विलीन मतलब घुलनशील, 1 लीटर विलयन में विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं विलयन की नॉर्मलता। पुनः एक बार रिवर्स करता हूं, 1 लीटर विलयन में विलीन, 1 लीटर विलयन में विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। स्टूडेंट्स आगे की ओर यदि बात करूं तो स्टूडेंट्स विलयन की जो नॉर्मलता है उसे हम कैपिटल N के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स विलयन की जो नॉर्मलता है उसे हम किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल N के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स यदि विलयन की नॉर्मलता को मैं सूत्र के माध्यम से लिखना चाहूं तो किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो विलयन की नॉर्मलता इक्वल टू
विलयन की नॉर्मलता इक्वल टू विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो स्टूडेंट्स, विलयन की नॉर्मलता को यदि हम सूत्र के माध्यम से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? विलीन पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या, या इस तरह कहें कि विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, अर्थात विलयन की नॉर्मलता इक्वल टू विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये फार्मूला बनेगा किसका? विलयन की नॉर्मलता का। लेकिन स्टूडेंट, सवाल ये बनता है कि यदि आप ग्राम तुल्यांकों की या विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नहीं जानते हैं तो न्यूमेरिकल आपका क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। तो आप सवाल करोगे सर कि हम तो विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या सर जानते नहीं हैं, तो कैसे होगा, या विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को सर कैसे निकाला जाएगा? तो स्टूडेंट्स, विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स विलीन पदार्थ का भार। विलीन पदार्थ का भार क्या होता है स्टूडेंट्स? विलीन पदार्थ का भार बटे विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार। क्या होता है स्टूडेंट्स? विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू जो फार्मूला बना, एक बार पुनः रिवर्स करता हूं स्टूडेंट्स, विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू जो फार्मूला होता है दोस्तों, विलीन पदार्थ का भार बटे विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो स्टूडेंट्स, जो विलयन की नॉर्मलता का मैंने पहला फार्मूला लिखा हुआ है, और उस पहले फार्मूले में जहां पर लिखा है स्टूडेंट्स विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स विलीन पदार्थ का भार बटे विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार। मतलब मैं स्टूडेंट्स विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह लिख सकता हूं विलीन पदार्थ का भार बटे विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार, और इस प्रकार से स्टूडेंट्स विलयन की नॉर्मलता का अगला फार्मूला बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं दूसरा फार्मूला लिखूंगा विलयन की नॉर्मलता का। तो विलयन की नॉर्मलता इक्वल टू स्टूडेंट्स बनेगा क्या? विलीन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह क्या लिखूंगा? विलीन पदार्थ का भार। स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा? विलीन पदार्थ का भार बटे विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार। कैसा भार? विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें स्टूडेंट्स? विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब स्टूडेंट्स आप कहोगे कि सर हम विलीन पदार्थ, विलीन यानी कि विलय यानी कि जो घुला है, हम विलीन पदार्थ का भार तो समझ गए कि जो घुला हुआ पदार्थ है उसका भार मतलब विलीन पदार्थ का भार, लेकिन सर हम ये भी समझ गए कि विलयन का आयतन, ये भी हम समझ गए, लेकिन सर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं
कि विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार क्या है, अर्थात यदि विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार ना दिया गया हो तो हमें ये पता ही नहीं है कि विलीन पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है वो क्या है और उसे कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स अब जानेंगे कि विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या होता है। तो स्टूडेंट्स और अब हम समझेंगे विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार। स्टूडेंट्स विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है विलीन पदार्थ का क्या अणु भार, विलीन पदार्थ का अणु भार बटे यन। क्या स्टूडेंट्स यन। तो विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है विलीन पदार्थ का अणु भार बटे यन। अब कहोगे कि सर हम अणु भार भी जान गए, क्योंकि कल ही आपने डिस्क्राइब किया था कि अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या का योग अर्थात परमाणु भार का जो योग होता है वो उसका क्या कहलाता है, अणु भार कहलाता है। लेकिन अब आप कहोगे स्टूडेंट यहां पर आपने एक नया वर्ड यूज किया जो कि यन है, ये यन क्या है? तो आइए स्टूडेंट्स अभी हम यन को भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम नॉर्मलता का एक फार्मूला और बना सकते हैं। सवाल बना स्टूडेंट्स कि हम नॉर्मलता का एक फार्मूला और कैसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरे वाले फार्मूले में लिखा है विलयन की नॉर्मलता इक्वल टू विलीन पदार्थ का भार, किसका भार, विलीन पदार्थ का भार बटे विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन लीटर में। तो स्टूडेंट्स विलीन पदार्थ के तुल्यांकी भार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है विलीन पदार्थ का अणु भार बटे यन, अर्थात स्टूडेंट्स हम विलीन पदार्थ के तुल्यांकी भार की जगह लिख सकते हैं विलीन पदार्थ का अणु भार बटे यन। और इस प्रकार से स्टूडेंट्स विलयन की नॉर्मलता का अगला फार्मूला हमें नजर आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके पहले जो हमने फार्मूला लिखा है वो क्या लिखा था, विलयन की नॉर्मलता इक्वल टू हमने लिखा स्टूडेंट्स, क्या लिखा, विलीन पदार्थ का भार बटे विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार, विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार इनटू स्टूडेंट्स विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें स्टूडेंट्स, लीटर में। और इसके पहले ही हमने पढ़ा है कि विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स क्या, विलीन पदार्थ का अणु भार बटे यन। इसलिए विलयन की नॉर्मलता का जो हम तीसरा फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स वो होगा विलयन की नॉर्मलता इक्वल टू किसका भार, विलीन पदार्थ का भार, विलीन पदार्थ का भार बटे विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, विलीन पदार्थ का अणु भार बटे स्टूडेंट्स यन इनटू विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें स्टूडेंट्स, लीटर में। अब स्टूडेंट्स अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो ये यन है ये किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स विलयन की नॉर्मलता इक्वल टू जो फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, विलीन पदार्थ का भार, विलीन पदार्थ का भार इनटू ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यन बटे विलीन पदार्थ का
क्या? अणुभार, अणुभार इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन स्टूडेंट्स किस में? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। अब आप स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हम विलीन पदार्थ का भार भी जानते हैं, अर्थात जो पदार्थ घुला है उसका भार। हम विलीन पदार्थ का अणुभार भी जानते हैं, अर्थात जो पदार्थ घुला है उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या का योग। आप कहोगे हम सर विलयन का आयतन भी जानते हैं, लेकिन सर यहां पर एक बात जो आपने लिखी हुई है यन, सर यहाँ पे यन क्या है ये हम नहीं जानते हैं। यदि हम यन को समझ जाएं तो हम विलयन की नॉर्मलता को बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, उससे आधारित न्यूमेरिकल्स को भी लगा सकते हैं। तो आई स्टूडेंट्स अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे स्मॉल एन क्या है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं स्मॉल एन की। इसे कई नाम से देख सकते हैं आप न्यूमेरिकल में। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो इसे आप कह सकते हो अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता है ये। उल्टा अम्ल है तो क्षारकता, क्षार है तो स्मॉल एन क्या है? अम्ल की क्षारकता है। या फिर क्षार की अम्लता है। तो क्या है स्टूडेंट्स? ये अम्ल की क्या है? क्षारकता है, या क्षार की क्या है? अम्लता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये कभी कभी आपको नजर नहीं आएगा सवाल में। अगर नजर नहीं आता है तो फिर आप कहोगे सर फिर कैसे इसको लगाया जाए, कैसे इसको निकाला जाए? तो स्टूडेंट बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो स्मॉल एन है आप कह सकते हो कि यौगिक के एक भाग में, यौगिक के एक भाग में उपस्थित आवेश की संख्या है। यौगिक के एक भाग में उपस्थित आवेश की क्या स्टूडेंट्स? संख्या है। सिर्फ आवेश की आपको संख्या लेना है, ना तो धन में ना तो ऋण में। तो स्मॉल एन क्या है स्टूडेंट्स? यौगिक के एक भाग में उपस्थित आवेश की संख्या है। अब स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि यौगिक क्या होता है? उदासीन होता है। यौगिक क्या होता है? उदासीन होता है, अर्थात यौगिक पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का जो टोटल आवेश होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो स्टूडेंट्स अब आप ये कहेंगे कि सर फिर यौगिक के एक भाग पर उपस्थित आवेश को कैसे निकाला जाए? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यौगिक के में दो भाग होते हैं। यौगिक में कितने भाग होते हैं? जनरली यौगिक में दो भाग होते हैं। एक भाग होता है धनात्मक और एक भाग होता है ऋणात्मक। तो आपको कुछ नहीं करना, धनात्मक या ऋणात्मक भाग में उपस्थित आवेश की संख्या को काउंट कर लेना है, और वही आवेश की संख्या क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? स्मॉल एन की वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट सवाल ये बनता है कि सर कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यदि किसी यौगिक का एक भाग इन तत्वों से बना है, इन परमाणुओं से बना है, तो उन परमाणुओं पर क्या आवेश होगा? क्योंकि और दूसरा भाग जिन तत्वों से बना है, जिन परमाणुओं से बना है, जिन समूहों से बना है, उस पर आवेश क्या होगा? यदि आपको ये सब पता हो जाएगा तो आप एक यौगिक के या यौगिक के एक भाग में उपस्थित आवेश की संख्या को बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे किसी भी यौगिक का स्टूडेंट्स यदि एक भाग किससे फंस जाए? हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद। स्टूडेंट्स यदि किसी भी यौगिक का एक भाग इस दोहे से फंसे, हलीना ने की रब से फरियाद, आप कहोगे सर ये हलीना ने की जो रब से फरियाद है
इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है स्टूडेंट, ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है कि ये ना तो हिंदी है ना तो इंग्लिश है, ये ऐसा दोहा है जिसके माध्यम से आप एलिमेंट को, एटम को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अर्थात हा का मतलब हाइड्रोजन, मतलब H, और ली का मतलब यहाँ पे है यलाई, और ना का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स यानी, ने का कोई मतलब नहीं है। की का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे के, और रब का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर आर वी, और से का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे सी एस, और फरियाद का मतलब स्टूडेंट्स एफ आर। यदि किसी भी यौगिक का एक भाग स्टूडेंट्स इन तत्वों में से फंसता हो तो इसका मतलब यह है कि ये तत्व, ये परमाणु आपके उस यौगिक के एक भाग पर उपस्थित आवेश को निकालने में हेल्प करेंगे। आप कहोगे सर कैसे करेंगे? क्योंकि यदि किसी भी यौगिक का एक भाग इन तत्वों से, इन परमाणुओं से बना हुआ है, तो इन तत्वों या इन परमाणुओं पर, या इन तत्वों के एक परमाणुओं पर जो पाया जाने वाला आवेश है वो सिंगल पॉजिटिव होता है। सवाल बना कि सर इन तत्वों पर पाया जाने वाला आवेश सिंगल पॉजिटिव क्यों होता है? तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जितने भी तत्व हलीना ने किरब से फरियाद से फंसते हैं, इनके वाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है स्टूडेंट्स वो 1 होती है। और दुनिया का हर तत्व क्या होना चाहता है? स्थायी होना चाहता है। और आप सभी जानते हो कि अगर तत्व कोई भी स्थायी होना चाहता है तो उसके वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। इस वजह से ये क्या कर देते हैं, इनके वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इन्हें कोई 7 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। इसलिए मजबूरी में ये सभी के सभी अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। इस वजह से इन तत्वों पर सिंगल पॉजिटिव आ जाता है। अब यदि किसी भी यौगिक का एक भाग स्टूडेंट्स किससे मिलकर के बना हो? बेमग का सर 12 से। बेमग का सर 12 से। तो स्टूडेंट्स बेमग का सर 12 में से जितने भी तत्व फंसते हैं, बे का मतलब है वीई, मग का मतलब है Mg, का मतलब है Ca, सर का मतलब है Sr, बा का मतलब है Va, और रा का मतलब है Ra। बेमग का सर 12। तो फ्रेंड्स यदि किसी भी यौगिक का एक भाग इन तत्वों से मिलकर के बना है तो इन तत्वों के एक परमाणु पर जो पाया जाने वाला आवेश होता है स्टूडेंट्स वो होता है डबल प्लस। अब कहोगे आप कि सर इन तत्वों के परमाणुओं पर या इन पर पाया जाने वाला आवेश सामान्यतः या जनरली डबल प्लस क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि इन तत्वों के वाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है, और इन्हें भी स्थायी होने के लिए कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। इसलिए मजबूरी में अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, जिस कारण से ये सभी के सभी डबल पॉजिटिव हो जाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर धनावेश आता है, और यदि कोई परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उस पर ऋणावेश आता है। तो यदि स्टूडेंट्स किसी भी यौगिक का एक भाग इस दोहा से फंसता हो और उसमें एक परमाणु हो, इसका तो उस एक परमाणु पर पाया जाने वाला आवेश कितना होगा? डबल होगा। अगर उसका 2 परमाणु है तो डबल का फिर और डबल, मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट, यदि किसी यौगिक का स्टूडेंट्स एक भाग इससे फंसता हो, वैल गए इंडियन ट्रॉली में, बैल गए इंडियन ट्रॉली, बैल का मतलब है BAL, अलग अलग। वैल गए का मतलब है स्टूडेंट्स GA, इंडियन का मतलब है IN, और ट्रॉली का मतलब है TL। यदि किसी यौगिक का एक भाग स्टूडेंट्स इससे मिलकर के बना हुआ है तो आप सभी को बता दो कि इन पर पाया जाने वाला आवेश जो होता है वो ट्रिपल प्लस होता है। कितना प्लस होता है? ट्रिपल प्लस होता है। सवाल बना कि सर ट्रिपल प्लस क्यों होता है? तो इन सभी तत्वों के वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट्स?
3 होती है, इसलिए ये भी मजबूरी में अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इस पर पाया जाने वाला आवेश कितना होता है, 3 पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से ये तो अभी मैंने बात करी धनात्मक या धन आवेश की, लेकिन आपको मालूम है स्टूडेंट्स की यौगिक में दोनों आवेश पाए जाते हैं, धनावेश भी और ऋणावेश भी, अर्थात धनात्मक आवेश भी पाया जाता है और ऋणात्मक आवेश भी पाया जाता है, अर्थात यौगिक का एक भाग धनात्मक होता है और एक भाग ऋणात्मक होता है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम समझने की बात यह है कि ये तो धनात्मक वाली बात बता दिया सर, अब जो इसका दूसरा वाला भाग है वो ऋणात्मक, उसको कैसे पहचानेंगे। तो यदि किसी भी यौगिक का एक भाग स्टूडेंट्स इस दोहे से फंसता हो, फूलों कलियों की बरसात आई आती रहेगी, तो अगर कोई भी किसी भी यौगिक का एक भाग स्टूडेंट्स इस दोहे से फंसता है, फूलों कलियों की बरसात आई आती रहेगी, तो स्टूडेंट्स उसका वो भाग सिंगल नेगेटिव होगा यदि एक परमाणु इस दोहे का पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर 2 पार्टिसिपेट कर रहा है तो डबल कर दीजिए, 3 कर रहा है तो ट्रिपल। तो इस दोहे का पहली बात तो मतलब क्या स्टूडेंट्स, तो फूलों कलियों की बरसात आई का फूलों का मतलब है एफ, कलियों का मतलब है Cl, बरसात का मतलब है Br, आई का मतलब है आई और आती का मतलब है स्टूडेंट्स At। एक्चुअल में स्टूडेंट्स इन सभी तत्वों के वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, और आप सभी जानते हैं कि यदि कोई एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए 8। तो चूंकि 7 है तो ये सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। इस कारण से इस दोहे से जितने भी तत्व फंसते हैं, अगर वो सिंगल फॉर्म में है तो कितना नेगेटिव होंगे, सिंगल नेगेटिव होंगे। तो स्टूडेंट्स इतनी जानकारी के बाद किसी यौगिक के एक भाग में कितना आवेश है बड़ी आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि जो विलेय है, जो पदार्थ धुला हुआ है, यदि उसमें हमें n की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं वैल्यू ऑफ n। स्टूडेंट्स सपोज करिए सबसे पहला जो मैं पदार्थ लेता हूं स्टूडेंट्स, मान लीजिए वो है Na2CO3, जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट। अब स्टूडेंट सपोज करिए किसी न्यूमेरिकल में इस पदार्थ को घोला गया है और उस न्यूमेरिकल में वो नॉर्मलता पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है कि नॉर्मलता के लिए हमें n की वैल्यू को जानना जरूरी है। यदि n की वैल्यू नहीं पता है और हमें जरूरत है उस न्यूमेरिकल में, तो फिर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जनरली एक यौगिक के 2 भाग होते हैं, जैसे इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स इसका एक भाग है सोडियम और इसका दूसरा भाग है स्टूडेंट्स कार्बोनेट। और जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि स्टूडेंट्स यदि किसी भी यौगिक का एक भाग किससे फंसता हो, हलीना ने की रब से फरियाद से फंसता हो, तो उसका एक भाग कितना पॉजिटिव होगा, 1 पॉजिटिव होगा। लेकिन कब, जब इस दोहे का कोई परमाणु सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेट कर रहा हो। लेकिन यहाँ हलीना ने की रब से फरियाद में से जो परमाणु तत्व फंस रहा है वो एक बार नहीं, कितनी बार है, 2 बार है। तो स्टूडेंट्स जो आवेश आएगा इसके एक भाग में वो एक नहीं, कितना आएगा, 2 आएगा। तो सोडियम कार्बोनेट के एक भाग पर उपस्थित जो धनावेश होगा वो कितना पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, डबल प्लस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। मतलब एक भाग सोडियम और एक भाग कार्बोनेट। तो एक सोडियम पर 1 पॉजिटिव तो 2 सोडियम पर 2 पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यदि आपको यह पता चल जाए कि इस यौगिक के एक भाग में इतना पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरे वाले भाग में आपको पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक अपोजिट चार्ज होता है दूसरे वाले भाग में। तो जैसा कि इसके एक भाग में जो आवेश है वो डबल प्लस है, तो दूसरे वाले भाग में जो आवेश होगा डबल माइनस होगा। सवाल ये बना कि सर आपको कैसे इतने कॉन्फिडेंस से पता है कि इसके दूसरे वाले भाग में जो आवेश होगा वो डबल माइनस ही होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पहले बता चुका हूं कि जो यौगिक होता है वो उदासीन होता है, अर्थात उस पर कोई भी आवेश
नहीं पाया जाता है। यदि एक भाग पर डबल प्लस है तो जब दूसरे भाग पर डबल माइनस होगा तभी वो यौगिक क्या होगा, उदासीन होगा। इससे हमें पता चल जाता है कि यदि एक भाग पर हमें आवेश पता हो तो दूसरे वाले भाग में आवेश हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे वाले भाग में जो आवेश होगा वो पहले वाले भाग का ठीक अपोजिट एंड इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा, लेकिन उसका चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने देखा कि सोडियम कार्बोनेट एक यौगिक है जिसके एक भाग पे डबल प्लस और दूसरे भाग पे डबल माइनस। अगर ये पदार्थ किसी न्यूमेरिकल में घुला हुआ है और हमें n की वैल्यू चाहिए तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ n फॉर दिस कंपाउंड इज 2। क्लियर है? क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने बताया स्मॉल n क्या है, यौगिक के एक भाग में उपस्थित आवेश की संख्या। अब स्टूडेंट्स इसी n की वैल्यू को हम दूसरे कंपाउंड में लेकर के चेक करेंगे। सपोज करिए दोस्तों मेरे पास जो दूसरा यौगिक है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है स्टूडेंट्स CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम है ये स्टूडेंट्स फंसता है बेमग का सरबारा से। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यदि किसी यौगिक का एक भाग बेमग का सरबारा से फंसता हो और बेमग का सरबारा में से सिर्फ एक ही तत्व उसके एक भाग में उपस्थित हो तो कितना पॉजिटिव होगा, डबल होगा। अगर दो तत्व है तो उसको और डबल कर दीजिए, मतलब बेमग का सरबारा में से फंस रहा है कैल्शियम। यहाँ पे जो यौगिक है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब इस यौगिक का एक भाग कैल्शियम है दूसरा भाग कार्बोनेट है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कैल्शियम किससे फंसता है, बेमग का सरबारा से फंसता है। और बेमग का सरबारा में से कोई भी तत्व अगर एक बार उपस्थित होता है तो उस पर कितना चार्ज होता है, डबल प्लस। अब स्टूडेंट्स यदि इसके एक भाग में डबल प्लस है तो दूसरे वाले भाग में क्या हो जाएगा, डबल माइनस हो जाएगा। अर्थात वैल्यू ऑफ n की जो वैल्यू आएगी वो यहां पर भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सपोज करिए मैं किसी अगले एग्जाम्पल की बात करूं और वो एग्जाम्पल सपोज करिए फ्रेंड्स NaOH है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्टूडेंट्स इसका एक भाग सोडियम है दूसरा भाग क्या है, हाइड्रोक्साइड है। और आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक Na पर एक पॉजिटिव होता है तो एक OH पर एक माइनस होगा। और इस तरह से स्टूडेंट्स इस यौगिक के एक भाग पर कितना आवेश है, एक, मतलब वैल्यू ऑफ n फॉर दिस कंपाउंड इज 1। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यदि मैं अगले किसी यौगिक की बात करूं तो अगला यौगिक मैं उठाता हूं स्टूडेंट, जैसे सपोज करिए है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब इस यौगिक के भी दो भाग हैं, एक भाग है मैग्नीशियम और एक भाग है स्टूडेंट्स सल्फेट। मैग्नीशियम किससे फंसता है, बेमग का सरबारा से फंसता है, बेमग। और मैंने बताया है कि यदि किसी यौगिक का एक भाग बेमग का सरबारा से फंसता हो और वो एक ही बार हो तो बेमग का सरबारा से अगर कोई भी किसी भी यौगिक का एक भाग फंस रहा है और वो परमाणु या वो तत्व एक ही बार है तो उस पर कितना आवेश पाया जाता है, डबल। यानी कि मैग्नीशियम पर जो चार्ज होगा वो कितना प्लस होगा, डबल प्लस होगा। अर्थात मैग्नीशियम सल्फेट के एक भाग में पाया जाने वाला आवेश डबल प्लस होगा तो दूसरे भाग में पाए जाने वाला आवेश स्टूडेंट्स कितना होगा, डबल माइनस होगा। और इस तरह से स्टूडेंट्स इस यौगिक पर भी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स किसकी, n की, वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सपोज करिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार से अगर मुझे निकालना हो NaBr, किसमें दोस्तों, NaBr में, जिसे कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं। अगर सोडियम ब्रोमाइड में निकालना हो तो स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है, क्या नाम है, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम किससे फंसता है, हलीना ने की रब से फरियाद से फंसता है और एक बार इसलिए एक प्लस Br पर एक माइनस। और इस तरह से स्टूडेंट्स n की जो वैल्यू आ जाएगी इसके लिए कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। इस स्टूडेंट्स इसी प्रकार यदि हम H2SO4 में, किसमें स्टूडेंट्स, H2SO4 में, H2SO
4 में n की वैल्यू को निकालना चाहें तो जैसा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आप इसे कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। तो स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव होता है तो दो हाइड्रोजन पर दो पॉजिटिव होगा, मतलब इसका एक भाग डबल प्लस है तो दूसरा वाला भाग डबल माइनस हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स इसके लिए भी n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सपोज करिए मुझे अगला देखना हो, मान लीजिए मेरे सामने लिखा हुआ है KOH। तो स्टूडेंट्स आप इस बार उल्टा करके देखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि OH पर कितना नेगेटिव होता है, सिंगल, तो K पर कितना पॉजिटिव हो जाएगा, सिंगल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अर्थात इसका एक भाग क्या है, सिंगल प्लस, और दूसरा भाग क्या है, सिंगल माइनस है, अर्थात वैल्यू ऑफ N=1। तो स्टूडेंट्स ये अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, अम्लता या क्षारकता नहीं दी गई है, तो फिर हम उसकी n की वैल्यू को कैसे निकालें। अब स्टूडेंट्स मैं आगे की ओर बात करूंगा। आप कहोगे कि सर बहुत बढ़िया, n की बात तो आपने क्लियर कर दी, लेकिन यहां पर एक वर्ड आपने और यूज किया था, तुल्यांकी भार, उसका मतलब क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि तुल्यांकी भार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा था कि विलीन पदार्थ का तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स विलीन पदार्थ का अणु भार बटे स्टूडेंट्स क्या, n। अब आप सभी जानते हैं कि अणु भार क्या होता है, n क्या होता है। तो बड़ी आसानी के साथ यदि आपसे कोई पूछता है स्टूडेंट्स कि आप इस पदार्थ का तुल्यांकी भार बताएं, तो बड़ी आसानी के साथ स्टूडेंट्स उसका तुल्यांकी भार आप ज्ञात कर सकते हैं। सवाल बना स्टूडेंट्स कि कैसे कर सकते हैं, तो स्टूडेंट देखते हैं। सपोज करिए आपको कोई देता है H2SO4, कहता है कि H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या करना है स्टूडेंट्स, ज्ञात करना है। तो जिसका तुल्यांकी भार स्टूडेंट्स ज्ञात करना है उसका अणु भार बटे उसी का n, यानी कि H2SO4 का तुल्यांकी भार यदि आपको चाहिए तो हो जाएगा H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का अणु भार बटे स्मॉल n। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए H2SO4 का अणु भार, और अणु भार इक्वल टू मैंने बताया है कि अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या का योग। अणु भार इक्वल टू क्या बताया स्टूडेंट्स, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या का योग। तो स्टूडेंट्स सभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस अणु में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या अर्थात परमाणु भार लगभग कितना होता है, 1। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगा। एक सल्फर का कितना होता है, 32 होता है स्टूडेंट्स, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 4 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 64 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बची बात किसकी, n की। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि n क्या है, यौगिक के एक भाग में उपस्थित आवेश की संख्या है। तो स्टूडेंट्स इसे जनरली क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। और एक हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है तो 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस होगा, तो हाइड्रोजन सल्फेट के एक भाग में डबल प्लस, तो दूसरे वाले भाग में कितना माइनस हो जाएगा, डबल माइनस हो जाएगा। अर्थात इस यौगिक के एक भाग में जो आवेश है वो कितना है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इस यौगिक के लिए n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इस तरह से इसको मैं कैलकुलेट करूं तो बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूं। इसको टोटल करूंगा तो 98 आएगा, और 2 से डिवाइड करूंगा तो 49 आ जाएगा। अर्थात इसका तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 49। एनी कंफ्यूजन। अब सपोज करिए आपको कि सर किसी और एग्जांपल में बताइए। तो सपोज करिए स्टूडेंट यदि आपसे कोई कहता है कि CaCO3, स्टूडेंट्स यदि आपसे कोई कहता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो फिर वही बात बार बार कह रहा हूं, जिसका तुल्यांकी भार उसी का अणु भार बटे n। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CaCO3 का अणु भार बटे क्या स्टूडेंट्स, n। अब CaCO3 का यदि आपको अणु भार चाहिए तो मैंने पहले बताया अणु के उपस्थित सभी परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या को जोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम की जो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहिए कितना होता है, नियर अबाउट 40 होता है। एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है।
एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 का 48 होता है। तो इस प्रकार से अब आप अगर और इसके बाद हमें आपको चाहिए किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू। तो क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में दो भाग हैं, एक भाग कैल्शियम है, दूसरा भाग कार्बोनेट है। तो स्टूडेंट्स एक कार्बोनेट पर कितना नेगेटिव होता है, डबल। क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि कैल्शियम पर कितना पॉजिटिव होता है, डबल। इसका मतलब इस यौगिक के एक भाग में स्टूडेंट्स कितना बेस है, 2 है, अर्थात इस यौगिक के लिए जो एन की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। इस टोटल को स्टूडेंट्स यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो आई थिंक आएगा 100, डिवाइड करूंगा 2 से तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 50, अर्थात स्टूडेंट्स का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, तुल्यांकी भार होगा, वो कितना होगा 50। स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई कहता है कि और किसी और से निकाला जाए तो और देखा जाए। सपोज करिए आपसे कोई कहता है कि Na2CO3 Na2CO3 का क्या ज्ञात करें, तुल्यांकी भार। स्टूडेंट्स क्या ज्ञात करें, Na2CO3 का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। तो Na2CO3 का जो तुल्यांकी भार इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, Na2CO3 का अणु भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Na2CO3 का अणु भार हो जाएगा, बटे हो जाएगा स्टूडेंट्स n। अब Na2CO3 का यदि आपको अणु भार चाहिए तो इस अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं सभी के द्रव्यमान संख्या को जोड़ दीजिए। तो एक सोडियम के द्रव्यमान संख्या होती है 23, तो 2 की हो जाएगी 46, एक कार्बन की होती है 12 और एक ऑक्सीजन की होती है 16, तो 3 की हो जाएगी 48, डिवाइड बाई, और n की वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट्स, तो आप सभी जानते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसके दो भाग है, एक भाग सोडियम एक भाग कार्बोनेट। कार्बोनेट पे डबल माइनस, अगर डबल माइनस तो सोडियम पे डबल, मतलब इसका एक भाग पर उपस्थित आवेश जो होता है वो डबल है, अर्थात वैल्यू ऑफ n फॉर दिस कंपाउंड इज 2, इट मींस वैल्यू ऑफ n इज 2। इस टोटल को ऐड करूंगा तो आई थिंक 106 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 तो 53 आएगा। इट मींस इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज, या तुल्यांकी भार इस यौगिक का कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 53। अब आप कहोगे कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा कुछ और भी निकालिए, कुछ छोटा मोटा। तो मान लीजिए आपसे कोई कहता है NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो वही बात, NaOH का अणु भार, NaOH का अणु भार बटे n। तो स्टूडेंट्स NaOH का अणु भार आपको निकालना है, तो इस अणु में जितने परमाणु सभी की द्रव्यमान संख्या जोड़ दीजिए। तो एक Na की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 23 होती है, और एक ऑक्सीजन की स्टूडेंट 16 होती है, और एक हाइड्रोजन की 1 होती है। तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 40। अब इसके लिए n की वैल्यू निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। तो n की वैल्यू NaOH, एक Na पर 1 प्लस एक OH पर 1 माइनस, इस कंपाउंड के लिए n की वैल्यू 1 आ गई। तो डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भी तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 40 आ जाएगा। सपोज करिए स्टूडेंट्स हमें तुल्यांकी भार निकालना हो Na2SO4 का, Na2SO4 का तुल्यांकी भार चाहिए। Na2SO4 का तुल्यांकी भार चाहिए तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, Na2SO4 का क्या हो जाएगा, Na2SO4 का हो जाएगा स्टूडेंट्स अणु भार बटे स्टूडेंट्स हो जाएगा n। तो आप सभी जानते हैं कि एक Na की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 23, तो 2 की कितनी हो जाएगी 46, एक सल्फर की कितनी होती है 32, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है 16, तो क्या हो जाएगा 64। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोडियम सल्फेट, एक भाग सोडियम है और एक सोडियम पर 1 प्लस, तो 2 सोडियम में डबल प्लस, जैसे 4 पर डबल माइनस हो जाएगा, अर्थात n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 होगी। 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आ जाएगा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका तुल्यांकी भार। तो स्टूडेंट्स इस पर हमने चर्चा करी तुल्यांकी भार पर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और एक बार पुनः थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जो हम फार्मूले लिखे थे उसमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जिसको हम नहीं जानते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मेलिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से, या मैं कहूं तो एक बार फार्मूला लिखता हूं और उसको फिर शार्ट में लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने जो फार्मूला आपको फाइनली लास्ट में बताया है वो विलयन की
नॉर्मलता इक्वल टू बताया स्टूडेंट्स विलीन पदार्थ का भार, विलीन पदार्थ का भार इंटू एन वटे विलीन पदार्थ का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। इस तरह से स्टूडेंट विलयन की नॉर्मलता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं एन से। विलीन पदार्थ के भार को किससे करते हैं? डब्ल्यू से इंटू एन। विलीन पदार्थ के अणुभार को किससे इंडिकेट करते हैं? यहाँ में डब्ल्यू से। और आयतन किससे करते हैं स्टूडेंट्स? वी से। तो इस तरह से स्टार्ट में नॉर्मलिटी का ये भी फार्मूला लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आगे की ओर यदि बढ़ूं तो बात आती है कि सर इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक आप कई तरह से फार्मूले से निकाल सकते हैं, अदरवाइज तुल्यांक प्रति लीटर भी होता है। इसे एन कैपिटल एन लगा करके भी व्यक्त किया जाता है। स्टूडेंट्स चूंकि समय अब नहीं है इस वजह से आज मैं यहीं पर नॉर्मलिटी को रोकता हूं। अगली वाली क्लास में नॉर्मलिटी को मैं फिर से आगे की ओर एक्सप्लेन करूंगा, टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ाऊंगा, इस पर आधारित और भी बहुत सारे फार्मूले बताऊंगा, इस पर आधारित कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।